गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। चलिए बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। ब्लूम टैक्सोनॉमी B.S. ब्लूम ने दी थी, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। इन्होंने 1956 में इस उद्देश्य को दिया था, जिसका रिवाइज्ड वर्जन 2001 में आया था। बेंजामिन एक शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने कमेटी बिठाई जिसमें बहुत सारे शिक्षा शास्त्री थे, जैसे मसीहा, मेगर, कैथवॉल, और उनकी अध्यक्षता कर रहे थे ब्लूम। इन्हीं के नाम पे ये टैक्सोनॉमी दी गई, ब्लूम टैक्सोनॉमी। सबसे पहले बात करें ब्लूम का मतलब आप समझ गए हैं, बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य क्या था, इसका अर्थ क्या था? शैक्षिक उद्देश्यों का एक व्यवस्थित क्रम। इसको इंग्लिश में लिखे तो इसे लिखा जाता है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन of educational objectives। ठीक है, इसका पूरा इंग्लिश में बोला जाए तो ये है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसे गांधी जी, जिन्होंने अपने बेसिक एजुकेशन में कहा था 3H यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड। यानी कि हेड से इनका डोमेन है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, और हार्ट से मतलब है अफेक्टिव, यानी कि भावनाओं से, और लास्ट है साइकोमोटर, यानी कि हैंड, यानी कि स्किल से बात की है। तो यानी महात्मा गांधी के जो 3H है वो शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर है। उसी के अनुसार ब्लूम ने भी उन्हीं उद्देश्यों को निर्धारित किया। तो इन्होंने 3 पक्ष दिए हैं, इनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव डोमेन, एंड लास्ट वन इज साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन्होंने हर एक डोमेन में कई पक्षों को रखा, कई पक्षों में कई चीज़ों को रखा गया। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन में इन्होंने 6 पार्ट्स दिए, अफेक्टिव डोमेन ने 5 और साइकोमोटर में भी 6। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञान से संबंधित है, यानी कि हमारा महात्मा गांधी से जोड़ा जाए तो हमारा हेड से संबंधित है, माइंड यानी कि ज्ञान से। अफेक्टिव डोमेन यानी कि संवेग या भावना से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हार्ट से संबंधित है। और लास्ट में साइकोमोटर यानी कि हमारे स्किल से, यानी कि हमारे हैंड से संबंधित है। ठीक है, ये जो साइकोमोटर है वो रिवाइज वर्जन में भी किया गया था। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान। ओके, नेक्स्ट वे इज कॉम्प्रिहेंशन। जिसे हम बोलते हैं बोध। थर्ड वन इज एप्लीकेशन। जिसे हम बोलते हैं प्रयोग। फोर्थ वन इज विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। विश्लेषण। फिफ्थ वन इज सिंथेसिस।
जिसे हम संश्लेषण कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। यानी कि मूल्यांकन। कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये 6 पार्ट्स हैं। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो सबसे पहले होता है रिसीविंग। रिसीविंग मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्डिंग। अनुक्रिया करना। थर्ड इज वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब हिंदी में अनुमूल्यन होता है। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। जिसको बोलते हैं संगठन या व्यवस्था। एंड लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। जिसे बोलते हैं हिंदी में चरित्रीकरण। ओके, अब हम बात करते हैं साइकोमोटर की। साइकोमोटर में सबसे पहले आता है इंपल्सन यानी कि उद्दीपन। इंपल्सन यानी कि उद्दीपन। नेक्स्ट वन इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं कार्य करना। थर्ड वन इज कंट्रोल, नियंत्रण। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन। फिफ्थ वन इज नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकरण। एंड लास्ट वन इज हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत का निर्माण करना, यानी आदत डालना, हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। इफेक्टिव डोमेन की बात करें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। लास्ट वन इज साइकोमोटर। साइकोमोटर में इम्पल्सन यानी कि उद्दीपन, दूसरा है मैनिपुलेशन, थर्ड है कंट्रोल, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन एंड लास्ट वन इज हैबिट फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि नॉलेज में क्या है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत जितने भी 6 पार्ट्स हैं, इसमें ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन। नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन एक निम्न स्तर है और एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस ये मध्यम वर्गीय और मूल्यांकन हमारा यानी कि इवैल्यूएशन हमारा उच्च स्तर पे आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो हाईएस्ट लेवल है इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉग्निटिव डोमेन में उच्च स्तर कौन सा है, तो वो है हमारा इवैल्यूएशन। वो हमारा 2001 का रिवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, हमें आंसर 1956 का ही देना होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नॉलेज की। ज्ञान की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है हम उसको ABCD पढ़ाते हैं तो बच्चा रट लेता है। तो जो रटना है, जो बच्चा ज्ञान नॉलेज कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, सिर्फ उसे रिमनाइज करता है, रिकनाइज करता है, ये नहीं कि उसे बहुत अंडरस्टूड कर लेता है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा सिर्फ ABCD ही पढ़ता है, तो वो हमारे ज्ञान में आएगा। जब हम वो बच्चा A से एप्पल या उसमें मैच करना सीखे, A से और सारे वर्ड्स सीखना जाए,
तो वो बोध में आ जाएगा, यानी कि वो अंडरस्टूड हो गया उसे कि ए से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। उसके बाद से वो अप्लाई करने लगे, यानी ए से अपने आप से वो फॉर्मेशन बना रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहा है, तो वो हमारा प्रयोग में आता है। एनालिसिस में अब वो टुकड़ों में बांट रहा है, यानी कि बच्चे क्वेश्चन को, यानी ए से एप्पल जो बना है उससे कई चीज़ों को इंक्लूड करेगा, कई चीज़ों को तोड़ेगा और उसके वो मिलाएगा, तो वो हमारे एनालिसिस में आएगा। सिंथेसिस में हम इकट्ठा करते हैं, यानी कि हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान बोध प्रयोग किया है, उसके बाद से हम संश्लेषण करेंगे, यानी कि हम जो हमारे अच्छी चीज़ लगी उसे हमने अपने हैबिट में डाला और जो हमें नहीं सही लगा उसे हमने हटा दिया, तो वो हमने सिंथेसाइज किया, यानी कि नई चीज़ क्रिएट की। और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन, फिर उसको पता चलता है, लास्ट में वो क्या करता है, उसको ये पता चलता है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चल गई है। यानी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये 6 पार्ट्स हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि ये प्रोसेस व्यवस्थित क्रम में चलता ही रहता है। इसमें हम अ चाइल्ड कैन राइट, जब हम बात करें डोमेन्स की, कॉग्निटिव डोमेन की, तो हमारे में क्या होता है कि एक चिल्ड्रन क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, लिख सकता है, लेबल देख सकता है, लिस्ट दे सकता है, या बच्चे एक रिकग्नाइज कर सकते हैं, अनुकरण करना सीखते हैं ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ज्ञान में जो बच्चा नेम है, जैसे कि दिल्ली का नाम वो जानता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, तो वो बच्चा एक ज्ञान के अंतर्गत जान रहा है, उसे बोध नहीं है। दूसरा हमारा जो हमारा नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है, तो बच्चा क्या करता है, अ चाइल्ड कैन एक्सप्लेन, वो बच्चा एक्सप्लेन करना सीख जाता है, इलस्ट्रेट करना यानी उदाहरण दे सकता है, समराइज कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। फिर प्रयोग में बात करें तो वो क्या कर सकता है, यूज़, अ चाइल्ड कैन यूज़, तो वो बच्चा यूज़ करता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। विश्लेषण की बात करें तो अ चाइल्ड कैन एनालाइज, बच्चा क्या एनालाइज कर रहा है, एनालाइज के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझ रहा है, उसके बाद से उदाहरण भी दे रहा है। फिर हम संश्लेषण की बात करें यानी कि सिंथेसिस की बात करें तो अ चाइल्ड कैन एनालाइज, क्रिएट एंड न्यू इन्वेंट की बात कर रहा है, डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जज करते हैं, अपने आप को जज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये 6 इसके पार्ट्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। बात करते हैं इफ़ेक्टिव की, तो इफ़ेक्टिव में सबसे पहले रिसीविंग आता है, यानी कि ग्रहण करना। कोई भी चीज़, जैसे कि बच्चों को हम सिखाते हैं केयरिंग एंड शेयरिंग, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं केयरिंग एंड शेयरिंग, अपने हैंड्स धो, तो ये सब चीज़ें क्या है, वो बच्चा ग्रहण करे, हमसे सीख जाता है, पेरेंट्स से सीखता है कि हाथ धोना चाहिए खाने से पहले एंड खाने के बाद। तो फिर वो बच्चा शेयरिंग एंड केयरिंग सिखा रहे टीचर्स या पेरेंट्स सिखा रहे, तो वो बच्चा भी सीख जाता है, वो ग्रहण कर लेता है। तो वो बच्चे ने ग्रहण किया यानी कि रिसीव किया, उसके बाद से वो कुछ दिनों बाद वो अनुक्रिया करेगा, यानी कि उसको वो करना सीख जाएगा। तो वो क्या करेगा, हम लोग की तरह हाथ धोएगा, तब खाना खाने बैठेगा, अपना वो किसी चीज़ को शेयर करेगा दूसरे से, वो बच्चा सीखेगा, यानी कि वो ग्रहण कर चुका है, अब वो अनुक्रिया कर रहा है यानी कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद से वैल्यू उसको अपने मूल्यों में डाल लेगा, यानी कि उसे जो अच्छी चीज़ें लगी उसे उसने अपनाया और जो अच्छी चीज़ें नहीं उसे हटा दिया, यानी उसके मूल्यों में आ गया, अपनी वैल्यूज़ उसकी हो गई। उसके बाद से आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको संगठित किया, एक व्यवस्था में रखा। उन्होंने अपने क्या किया, अब जो अच्छी चीज़ें माँ बाप ने सिखाई थी उसको अपने संगठित कर लिया और वो अपने समाज में उसको अप्लाई भी करने लग गया। लास्ट में वो करेक्टराइज, उसके बाद से वो आपके चरित्र में आ जाएगा, यानी कि उसके आपके आदत में आ जाएगा, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक स्कूल में कोई बच्चा जाता है, बच्चे को जाने के बाद से उसे एक ABCD पढ़ाई जाती है, ABCD पढ़ाने के बाद से वो बच्चा याद कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद से कोई क्वेश्चन पूछता है कि ABCD सुनाइए, तो वो अनुक्रिया करता है यानी कि रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद से वो वैल्यू में आ गया, उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि ABCD पढ़िए, उसके वो याद है, यानी कि उसकी वैल्यू में आ चुकी है। अब वो ऑर्गेनाइज यानी संगठित कर रहा है, कोई क्वेश्चन उसके साथ अप्लाई कर दे रहा है, ए के साथ एप्पल के साथ बहुत सारे वो ए से जितने भी संबंधित वर्ड्स हैं उसको इंक्लूड कर दे रहा है और लास्ट में वो उसके आदत में आ जा रहा है, यानी कि वो उसका करेक्टर बन गया है। तो ये है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि वो आपके भावों से यानी कि आपके हार्ट से संबंधित है। लास्ट वन इज साइकोमोटर। साइकोमोटर की बात करें तो सबसे पहले है इम्पल्सन। इम्पल्सन मतलब होता है स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपन। आपके पास कोई उद्दीपन है तभी आप कोई अनुक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले इम्पल्सन यानी कि उद्दीपन, दूसरा है मैनिपुलेशन यानी कि कार्य करना, यानी कि उसमें से कुछ मतभेद करना या फिर उसको कुछ जोड़ तोड़ करना, मैनिपुलेशन करना, फिर कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण करना, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर नेचुरलाइजेशन और लास्ट में हैबिट फॉर्मेशन। तो इसमें एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि एक बच्चा बाइक है,
बाइक को सीखना चाहता है, तो बच्चे को एक बाइक दी गई, उसने एक स्टिमुलस है, बाइक क्या है आपका, एक स्टिमुलस है। उसके बाद से बाइक देने के बाद से हमने इसको सिखाया, ये क्लच होता है, ये बाइक का ये हैंडल होता है, यहाँ पर ऐसे ब्रेक लगेगा, उसने ये ग्रहण कर लिया। उसके बाद से मैनिपुलेट, वो अब हर कोई पूरा दिन तो सिखाएगा नहीं, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से मैनिपुलेट कर रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो इस तरह से चलाऊँगा, क्लच करूँगा तो इसे यहाँ पर ब्रेक दूंगा तो ऐसे करूँगा। तो वो बच्चा क्या है, वो उसको क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। उसके बाद से वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको कंट्रोल करना सीख रहा है, यानी कि कैसे क्लच दबाना है, कहाँ पर ब्रेक देना है, कहाँ पर स्पीड बढ़ानी है। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। फिर कोऑर्डिनेशन, यानी कि हैंड के स्किल्स में, जो आपके हैंड के स्किल्स हैं, जो आपके जेस्चर्स है, वो हमारे क्या स्किल्स, हेड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर मैं आपके हैंड की बात कर रही हूँ, यानी कि स्किल्स की बात कर रही हूँ। तो स्किल्स में क्या है, वो आपके हैंड्स के स्किल्स मूव कर रहे हैं, वो हमारे कोऑर्डिनेट, यानी कि हैंडल में और आपके हैंड में जो दोनों के मूवमेंट है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसके बाद से आपका नेचुरलाइजेशन, वो आपका स्वभाव बन गया। अब आपको मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा कि कहाँ क्लच दबाना है, कहाँ नहीं करना है और कैसे स्पीड बढ़ानी है, तो वो आपके स्वभाव में आ गया। अब लास्ट में आपका हैबिट फॉर्मेशन, अब वो हैबिट आपकी बन गई है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने चाबी लगाई और आपने स्टार्ट कर दी। तो वो आपका एग्जाम्पल के थ्रू आप साइकोमोटर पढ़ सकते हैं। यानी कि एक बच्चे को बाइक सिखानी है तो सबसे पहले वो क्या करे, उसको एक उद्दीपन चाहिए, यानी कि एक स्टिमुलस चाहिए। उसका स्टिमुलस क्या है, बाइक। उसके बाद से उसने मैनिपुलेट किया, यानी कि उसने उसको सीखा कि ऐसे चलाना है, इस तरह से चलेगी, यहाँ पर तेज करूँगा तो वैसे चलेगी। उसके बाद से उसने कंट्रोल करना सीखा। उसके बाद से उसने कोऑर्डिनेशन, यानी कि अपने हैंड के और अपने उसके हैंडल के उन दोनों में कोऑर्डिनेट करना सीखा। उसके बाद से उसने नेचुरलाइजेशन किया, यानी कि उसके स्वभाव में आ गया और लास्ट में उसका हैबिट फॉर्मेशन बन गया, यानी कि उसकी आदत में वो इंक्लूड हो गया। तो ये है आपकी साइकोमोटर डोमेन। बात करें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर की, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कितने पक्षों में इसे विभाजित किया। तो इसका क्वेश्चन आंसर है 3 पक्षों में विभाजित किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, यानी कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब बात कर, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने रखे गए, कितने पार्ट्स हैं, तो यानी कि 6 पार्ट्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार पूछता है कि रिवाइज्ड क्वेश्चन की बात करें, यानी कि अब रिवाइज्ड क्वेश्चन की बात करें तो 2001 क्वेश्चन कई बार आता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का रिवाइज्ड क्या कब, कौन सा सन था, तो इसका आंसर है 2001। इसे 2001 का जो रिवाइज्ड आंसर है उसको एंडरसन और कैथवॉल ने दिया था, एंडरसन और कैथवॉल ने दिया था, जिसे ब्लूम डिजिटल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी। यस, 2001 का रिवाइज्ड पूछे, रिवाइज्ड बताएं, तो इसमें मैं आपको ट्रायंगल के थ्रू बताती हूँ। इसको मैं मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। आपको मैंने कॉग्निटिव डोमेन जो बताया था, निम्न स्तर के ये 6 पार्ट्स थे उसके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले मैंने आपको बताया था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड लास्ट वन इवैल्यूएशन। ठीक है, ये आपके 6 पार्ट है। ये है 1956, इसका रिवाइज्ड वर्जन था हमारा 2001 में। तो इसका कैसे बना है, इसमें भी 6 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले नॉलेज की जगह यहाँ पर आया रिमेम्बरिंग, नॉलेज की जगह यहाँ पर क्या आया, रिमेम्बरिंग कर दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन की जगह यहाँ पर आएगा अंडरस्टैंड,
एप्लीकेशन की जगह यहाँ पर अप्लाई आएगा। एनालिसिस की जगह यहाँ पर एनालाइज आएगा। सिंथेसिस आपका ऊपर चला गया, जिसको इन्होंने क्रिएट बना दिया, और इवैल्यूएशन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा इवैल्यूएशन, और सिंथेसिस की जगह यहाँ पर आएगा क्रिएट। बस इसे चेंज किया गया है, सिर्फ इसे चेंज किया गया है। 2001 में सिर्फ इसे चेंज किया गया है। नॉलेज को बना दिया रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को बना दिया अंडरस्टूड, और एप्लीकेशन को बना दिया अप्लाई, एनालिसिस को बना दिया एनालाइज, और सिंथेसिस को बना दिया इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन को बना दिया क्रिएट। यानी कि जितने भी वर्ड्स थे वो सब के सब वर्ड्स नाउन में थे, वो सब के सब वर्ड्स नाउन में थे। इसे बना दिया वर्ब में, यानी कि क्रिया में। ये जितने भी चीज़ें हैं वो क्रिया में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वर्ब में कन्वर्ट हो गए। ये सब वर्ड्स कितने थे, कैसे थे, नाउन्स थे। तो ये नाउन से इन्होंने वर्ब में, यानी कि क्रियाशील, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि साइकोमोटर 2001 में डेवलप हुआ था, यानी कि वो वर्ब में, यानी जितने भी साइकोमोटर, जितने भी क्रियात्मक, यानी कि जितने भी शैक्षिक उद्देश्य हैं वो क्रियात्मक होने चाहिए। स्टूडेंट में रिमेंबरिंग, यानी कि रिमेंबर यानी याद करने की क्षमता होनी चाहिए, अंडरस्टूड करने की क्षमता होनी चाहिए, अप्लाई करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे एनालाइज कर सके, यानी कि तोड़ के अपने बातों को सही और गलत का समझ सके, इवैल्यूएशन कर सके, यानी कि हम कहाँ पर स्टैंड करें, और नई चीज़ इन्वेंट करें। यानी कि जो हमारा 2001 में है वो नई चीज़ इन्वेंट करने की बात कर रहा है। यानी कि बच्चा जब अपने आप को मूल्यांकन कर लेता है तो नई चीज़ को इन्वेंट करता है, यानी कि क्रिएट करता है। बस ये 2001 में इन दोनों को ही चेंज किया गया था, और सबके नाम बस चेंज हुए थे, पर इन सब का काम एक ही था। बस यहाँ पर इवैल्यूएशन की जगह यहाँ पर सिंथेसिस था, और क्रिएट यहाँ पर, यानी कि इवैल्यूएशन की जगह यहाँ पर इसको क्रिएट कर दिया, यानी कि नई चीज़ों को इन्वेंट करना। यानी कि स्टूडेंट हमेशा क्रियाशील रहे, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड, इन तीनों का अच्छी तरह शैक्षिक उद्देश्यों में कार्य को कर सके। ठीक है, इवैल्यूएशन यहाँ पर हमारा जो लास्ट वन था वो यहाँ पर हमारा इवैल्यूएशन है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1956 का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की बात की जाती है, तो लास्ट स्तर हमारा इवैल्यूएशन होता है। और जब हमारा 2001 की बात करेंगे और क्रिएट का आंसर को दिया होगा तो आप क्रिएट आंसर करेक्ट करेंगे। ठीक है, पर ये अगर 2001 वर्जन दिया हुआ है तो, अदरवाइज आंसर इवैल्यूएशन ही होगा। ठीक है, ये है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसे ब्लूम डिजिटल थ्योरी भी कहते हैं, इसे ब्लूम डिजिटल थ्योरी, जिसे एडरसन और कैथवॉल ने दिया था। ठीक है, ब्लूम डिजिटल थ्योरी। तो ये आपका है 1956 और ये है 2001। तो आपका रिवाइज्ड और पुराना दोनों पता चल गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी इतना आपको समझ में आया। अब इतना आपने समझा, यानी कि नाउन वर्ड्स थे, ये जितने भी वर्ड्स थे वो नाउन थे, और ये हमारे क्रिया में यानी कि वर्ब में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये था आपका ब्लूम डिजिटल थ्योरी। अब इसको सबको समराइज करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी 3 पक्षों में दिया। जो ज्ञानात्मक पक्ष था ब्लूम ने दिया, भावात्मक पक्ष था आपका कैथवॉल ने दिया था, और साइकोमोटर क्रिया यानी कि क्रियात्मक पक्ष आपका सिम्पसन ने दिया था। तो ये मैंने लिखा नहीं है, कई जगह बुक्स में लिखा होता है, कई जगह नहीं लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हैं इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। अगर इफेक्टिव डोमेन की बात करें तो आपको कैथवॉल ने दिया था, अगर साइकोमोटर की बात करें तो सिम्पसन ने दिया था। ठीक है, अब 1956 में जितने भी पक्ष आए यानी कि तीनों पक्ष यानी तीनों डोमेन्स, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों को हम रिवाइज करते हैं। ज्ञानात्मक में सबसे पहले क्या आएगा? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड मूल्यांकन। इफेक्टिव डोमेन में आपका रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज करेक्टराइजेशन, और लास्ट वन इज साइकोमोटर। तो सबसे पहले इम्पल्सन, मैनिपुलेशन, नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। तो ये आपके 6 पार्ट यानी 6, 5, 6 ये आपको याद होना चाहिए। ज़्यादातर ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही पूछते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का, और भावात्मक पक्ष से पूछा जाता है कि किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि संवेग से, भावनाओं से, आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। साइकोमोटर आपके मसल्स यानी कि मसल और दिमाग, यानी साइको मीन्स दिमाग होता है और मोटर मीन्स मसल्स यानी कि आपके स्किल से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके हैंड से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साइकोमोटर किसने दिया, तो वो भी आपको पता है कि सिम्पसन ने दिया था। और इसका डिजिटल
जो नया जो वर्जन आया 2001 उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लूम डिजिटल थ्योरी नाम से। तो ये है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। देन वी स्टार्ट। ओके, थैंक यू।